हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का प्यार भरा जवाब। बुढ़िया, कान खोलकर सुन लो। मेरा बेटा सोनू आ रहा है तो उसके सामने बिल्कुल भी घर के काम मत करना। पता नहीं कौन सा जादू करके रखा है मेरे बेटे पर, जो मुझसे ज्यादा तेरी परवाह करता है, तेरी फिक्र करता है। बेटा मेरा है पर जान तुझ पर छिड़कता है, तो उसके सामने घर का काम करेगी तो मुझ पर ही गुस्सा दिखाएगा। बिना मतलब तेरे कारण मेरे बेटे की छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी। अब जा यहाँ से, मेरे सर पर खड़ी मत रह। दूसरे ही दिन दरवाजे से आवाज आई, माँ कहाँ हो आप? मैं आ गया। यह कहकर जब सोनू अपने घर का गेट खोल रहा था, एक बुढ़िया जो कि वही गेट के पास फटे हाल अवस्था में एक सूखी रोटी खा रही थी, वह सोनू की आवाज सुनकर हड़बड़ाती हुई उठती है और घर के पीछे बगीचे में चली जाती है। जिसे देख सोनू थोड़ा अचंभित हो जाता है, पर उस बुढ़िया का चेहरा नहीं देख पाता। तो वो अंदर घुसते ही अपनी माँ नीतू से कहता है, माँ यहाँ बाहर गेट के पास बूढ़ी औरत कौन थी जो मुझे देखते ही हड़बड़ा कर चली गई? हमारे घर के पीछे शायद बगीचे में गई है। अरे अरे, वह यही हमारे पड़ोस में रहती है। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही रोटी दे देती हूँ। वही तुम्हें देखकर घबरा गई होंगी, इसलिए चली गई। नीतू ने कहा, हाँ पर माँ वह बाहर नहीं, हमारे घर के पीछे बगीचे में गई है। सोनू ने कहा, अरे बेटा तू गेट पर खड़ा था तो वह वहाँ से कैसे जाती? इसे हड़बड़ी में बगीचे में चली गई। सोचा होगा तेरे अंदर जाते ही वह चली जाएंगी। तू यह सब छोड़, आते ही क्या पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब किए जा रहा है? सफर से आया है, थक गया होगा, जा अपने कमरे में फ्रेश हो जा। मैं तेरे लिए नाश्ता ले आती हूँ। सोनू की माँ ने कहा, हाँ माँ जाता हूँ, पर दादी कहाँ है? वह नहीं दिख रही। यह कहकर सोनू दादी दादी कहकर पुकारने लगा। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग महिला एक कमरे से बाहर निकल कर आती है और कहती है, अरे सोनू आ गया तू? क्या दादी? यह बोलकर सोनू दौड़कर अपने दादी कमलावती जी के गले लग जाता है। कितनी बीमार सी दिख रही है आप। दादी क्या अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती? माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं इन्हें? सोनू ने कहा, छोड़ ना बेटा, तू तो जानता है अपनी दादी को ना, ये किसी की सुनती कहाँ है और कमजोर वमजोर नहीं है। बेटा खाना पीना 1 मिनट को इन्हें भूल जाए, पर यह नहीं भूलती खाने को। नीतू ने जैसे ही ऐसा कहा, सोनू कहता है, यह क्या बोल रही है माँ आप? अरे मेरा मतलब है कि ये समय की बहुत पक्की है, अपना हर काम सही समय पर करती है। पर तू बता अभी नाश्ते में क्या खाएगा? नीतू ने कहा, मैं तो वही खाऊंगा जो दादी का फेवरेट है। क्यों दादी, खाओगी ना मटर के छोले? तुझे याद है सोनू? यह कहते हुए कमलावती जी की आंखें भर आई, पर बेटा मटर वटर अभी इनको नहीं पचता, इसलिए तो यह बस सादा खाना खाती है। इस उम्र में तो यह सब होता ही रहता है। तू अपनी फेवरेट खाना खा, पनीर के पराठे। मैं तेरे पापा से पनीर भी पहले से ही मंगवा कर रखे हैं। नीतू ने कहा, माँ यह सब तो मैं हमेशा वहाँ भी खाता हूँ, मुझे तो आज मटर के छोले ही चाहिए और साथ में दादी भी खाएंगी। एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होगा और जो भी होगा देखा जाएगा, आखिर डॉक्टर क्यों है? दादी चलो आप मेरे साथ, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और आपको काफ़ी तस्वीरें भी दिखानी है। यह कहकर सोनू कमलावती जी को अपने कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद नीतू छोले बनाकर ले आती है, पर वह एक कटोरी ही लाकर सोनू को देती है, जिससे सोनू पूछता है, और दादी का? अरे वह मैंने टेबल पर ही रखा है, क्योंकि इतना गर्म वो यहाँ हाथ में लेकर नहीं खा पाएंगी, उनके हाथ कांपते हैं। जाइए माँ जी, आप वही टेबल पर बैठकर खा लीजिए, यहाँ मैं सोनू के साथ तब तक थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। आखिर इतने दिनों बाद आया है मेरा बेटा। यह कहते हुए नीतू ने कमलावती जी के इशारे से वहाँ से चले जाने को कहती है। कमलावती जी चुपचाप बाहर चली जाती है। इस पर सोनू नीतू से कहता है, क्या माँ आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसा बर्ताव करती हो? क्या होता दादी भी यहाँ बैठकर खा लेती? क्या बेटा जब से आए हो दादी दादी ही किए जा रहे हो? अपनी माँ के लिए तो जैसे फुर्सत ही नहीं है। मैंने भी तो तेरा इंतजार किया है, मेरा भी तो हक है तुझसे।
अकेले में बात करने का। सोनू ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा। यह कहकर सोनू नीतू के गले लग जाता है। अगली सुबह नीतू सोई थी, पर सोनू कई सालों से नौकरी की वजह से बाहर अपने शहर से दूर रहता है, तो उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। तो वह सुबह उठकर ब्रश करता हुआ बाहर आंगन में आया, जहां उसकी नजर फिर उस बुढ़िया पर गई। वह कड़ाके की ठंड में बिना शॉल स्वेटर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसे सोनू ने पीछे से देखा और आवाज लगाया, जिस पर वह बुजुर्ग तुरंत ही मेन गेट खोलकर भाग गई। सोनू उसके इस व्यवहार से हैरान होकर अंदर आया और अपनी माँ को जगाया। क्या हुआ, तू इतनी सुबह क्यों उठ गया? तबीयत तो ठीक है न तेरी? सोनू ने कहा, हाँ माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है माँ, पर आप एक बात बताओ कि उस दिन जिस बुढ़िया को मैंने आंगन में रोटी खाते हुए देखा था, वह आज इतनी सुबह हमारे आंगन में झाड़ू लगा रही थी, वह भी बिना चप्पल, शॉल या स्वेटर के। क्या आप उन्हें रोटी के बदले में यह काम करने को कहती है? उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, वह तो खुद ही करती है। उनका पूरा दिन कोई काम नहीं होता और वह बड़ी खुददार है। उन्हें किसी के एहसान लेना पसंद नहीं है। कहती है अगर मेरे दी हुई रोटी के बदले उन्हें मैंने कोई काम न दिया तो वह उन्हें भीख लगेगी। बस इसलिए वह जबरदस्ती यह सब करती है। तूने उनको आवाज दिया, फिर वह कहाँ गई? नीतू ने कहा, पर वो तो जब भी मुझे देखती है भाग क्यों जाती है? मैंने उन्हें आवाज भी दिया, पर वह सीधा मेन गेट खोलकर भाग गए। सोनू ने कहा, बेटा तू छोड़ना यह सब, तो जब से आया है बस उनकी जासूसी ही कर रहा है। मैंने अभी कहा ना, वो बड़ी खुददार व्यक्ति है, तो हो सकता है तेरे सामने यह काम करने से उन्हें शर्म आ रही हो, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। और इतनी ठंड में इतनी सुबह भी उठने की कोई जरूरत नहीं है कल से। नीतू ने कहा, ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो मैं नहीं पूछूंगा। अब उनके बारे में बेचारी जाने क्या मजबूरी रही होगी जो इस उम्र में यह सब काम करना पड़ रहा है। माँ, आप उन्हें एक स्वेटर और चप्पल तो दे सकती थी ना, इतनी ठंड है। वो इतने खुददार है जैसा कि आप कह रही हैं, वह खुद से तो मांगेंगी नहीं। सोनू ने कहा, उन्हें दिया था मैंने, पर वह पहनती नहीं है। कहती है काम करते हुए गर्मी लगती है। नीतू ने कहा, अच्छा दादी कहाँ है? वह तो सुबह जल्दी उठती है ना, आप कमरे में भी नहीं है? सोनू ने पूछा। वह तो सुबह टहलने जाती है, नीतू ने जवाब दिया। फिर तो कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगा टहलने, सोनू ने कहा। अगले दिन जब सोनू सुबह जल्दी उठकर कमलावती जी के कमरे में जाता है तो उसे उसकी दादी सोते हुए मिली। जब वह उन्हें जगाने गया तो देखा कमलावती जी को काफी बुखार है। तो सोनू उन्हें जगाकर कहता है, दादी आपको तो बहुत तेज बुखार है। सोनू की इस बात पर कमलावती जी हड़बड़ा कर उठ बैठती है और सोनू से कहती है, सोनू तू उठ गया? कितना बज गया? अभी तो 6 बजे हैं दादी। सोनू ने कहा, 6? हे भगवान, इतनी देर हो गई। कमलावती जी ने कहा, तो देर हो गई तो हो गई, अब इतनी बुखार में भी टहलने जाएंगे क्या आप? चुपचाप लेटी रहिए, थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं, तब तक मैं आपको पानी की पट्टी कर देता हूँ। सोनू ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह बुखार यूं ही चला जाएगा, मुझे किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और न ही पानी की पट्टी की जरूरत है। अरे इतनी देर हो गई आंगन में। यह कहते हुए कमलावती जी अचानक चुप हो गई। क्या आंगन में? और आप कोई शक्तिमान है जो इतने बुखार में भी आपको डॉक्टर और दवा की जरूरत नहीं है? आप चुपचाप लेटे रहिए। यह कहकर सोनू पानी की पट्टी लेकर आता है और कमलावती जी के सर पर पानी की पट्टी रखने लगता है। उस पानी की पट्टी से कमलावती जी सोने लगी। तभी सोनू उनके बालों को सहलाने लगा, उनके बालों में उंगलियां फिरा रहा था। तभी उसकी नजर कमलावती जी के सर पर लगे कई टाकों पर गई। फिर 4 जगह पर छोटे छोटे टाकों का निशान। ये देखकर सोनू कमलावती जी से पूछता है, दादी यह आपके सर पर इतने सारे टाके कैसे? सोनू के ऐसा कहते ही कमलावती जी को मानो अचानक करंट सा लग गया। वो उठ बैठी और कहने लगी, सोनू तू अब जा यहाँ से, मेरा बुखार उतर गया है और हाँ मुझे बुखार है, यह बात किसी को मत बताना। पर दादी आप कहाँ जा रही हैं ऐसी हालत में? आप चुपचाप इस कमरे में लेटे रहिए, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। आपको बुखार है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? सोनू ने कहा, सोनू तू चाहता है ना मैं इस कमरे में रहूं? ठीक है, पर तू अभी जा अपने कमरे में, मुझे थोड़ा आराम करना है, जा यहाँ से। कमलावती जी यह बात बड़ी बेरुखी के साथ सोनू से कहा।
सोनू भी अपनी दादी के अचानक ऐसा व्यवहार को समझ नहीं पाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी कमलावती जी उससे कहती है, और सुन, अब कृपा करके 1 घंटे तक मुझे परेशान मत करना। सोनू वहाँ से चला तो जाता है, पर वह हैरान होता है और सोचता है कि पता नहीं दादी को अचानक हो क्या गया। लगता है बुखार में ऐसा बर्ताव कर रही है। ठीक है, मैं अब 1 घंटे बाद ही उनकी तबीयत देखने जाऊंगा। अगर तब तक भी बुखार नहीं उतरा तो ले जाऊंगा जबरदस्ती इनको डॉक्टर के पास। फिर सोनू अपने कमरे में बैठकर अपना फोन देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब नीतू उठती है तो सोनू उससे कहता है, माँ आप अभी उठी हैं? हाँ बेटा, नीतू ने कहा। फिर रसोई में बर्तन कौन धो रहा था? कब से बर्तन धोने की आवाज आ रही थी, मुझे लगा कि आप हैं, सोनू ने कहा। यह कहने के बाद सोनू दौड़कर रसोई जाता है तो देखता है कि सारे बर्तन धुले रखे हैं, पर वहाँ कोई नहीं है। पीछे से उसकी माँ नीतू आती है और कहती है, बेटा बर्तन तो मैं रात में ही धो लेती हूँ, यह तुझे कहाँ से आवाज आई? अच्छा ठीक है माँ, यह सब छोड़ो। आपको पता है दादी को काफी तेज बुखार है, पर वह न तो डॉक्टर के पास जाना चाह रही है और न ही मुझे उनके पास आने दे रही है। पापा आप जाकर कहिए दादी से, आपकी बात तो नहीं टालेंगी। सोनू अपने पापा रविशंकर जी से कहता है, ना बेकार में परेशान हो रहा है बेटा, तेरी दादी ऐसी ही है, और जो उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले भी गया तो बच्चों की तरह नाटक करेंगी, न दवाई लेंगी और न ही किसी की बात मानेंगी। रविशंकर जी ने कहा, पर हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, रुकिए मैं आता हूँ। यह कहकर सोनू अपनी दादी कमलावती जी को तैयार कर बाहर ले आता है और फिर वह उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। सोनू के पापा भी उनके साथ जाते हैं। घर वापस आने के बाद सोनू अपनी दादी से कहता है, कल से अभी दिनों तक आप सुबह उठकर टहलने नहीं जाएंगी, आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान मैं रखूंगा, और जो आपने मेरी कोई भी बात काटी तो याद है ना मेरी कसम? तूने इन्हें ऐसी कौन सी कसम दी है बेटा जो ये तेरी हर बात माने जा रही है? नीतू ने पूछा। अगर यह मेरी दादी हैं तो मैं भी इनका पोता हूँ। मैंने इनसे कहा जो ये मेरी बात नहीं मानी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और पता है इस बात से ये इतना डर गई मैंने कभी सोचा ही नहीं था, सोनू ने कहा। अगली सुबह सोनू रोज के समय से काफी जल्दी जग गया। उसे जोर से प्यास लगी थी तो वह पानी लेते वक्त उसने सोचा, जरा दादी को देख लूं कि दादी कैसी है। पानी लेने के लिए पहले वह दादी के कमरे में गया, पर वह वहां कमलावती जी को ना देखकर हैरान हो गया। तभी उसे रसोई से आवाज आई। वह दौड़कर रसोई में गया तो देखा उसकी दादी रात के जूठे बर्तन धो रही है। वह चुपचाप वहीं छिप गया और कमला जी आगे क्या करती है देखने के लिए वही दरवाजे की ओट पर खड़ा हो गया। बर्तन धोने के बाद कमला जी आंगन में झाड़ू लगाने गई। वह बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह ही झाड़ू लगा रही थी तो सोनू को समझते देर न लगी। वह बुढ़िया उसे हमेशा देखकर भाग क्यों जाती थी। सोनू चुपचाप दबे पांव अपनी दादी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही कमला जी एकदम से सहम गई और उनके हाथों से झाड़ू छूटकर गिर गया। वह रोते रोते अपने हाथ जोड़कर कहती है, सोनू तूने मुझे काम करते देख लिया, यह बात अपने माँ पापा को मत बताना। पर दादी अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, आपकी तबीयत बहुत खराब है, इस समय इतनी ठंड में काम करने का क्या मतलब है? सोनू ने कहा, मतलब तो मुझे भी नहीं पता बेटा, बुढ़ापा बड़ी खराब बीमारी है, ऐसे में आपके अपने आप को छोड़ देते हैं, ऊपर से शरीर भी, बस किसी तरह मौत आ जाए यही दिन रात दुआ करती हूँ। कमला जी ने कहा, मतलब माँ पापा आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? सोनू ने कहा, चुप हो जा बेटा, वरना मेरे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। अब तो और चोट खाने की भी जगह नहीं बची है। तू जा अपने कमरे में और सो जा, किसी को कुछ मत बताना। कमला जी ने कहा, दादी अगर आप चाहती हैं मैं किसी को कुछ न बताऊं तो मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप अभी मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए और मुझे पूरी बात बताइए कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपके इस हालत को देखकर भी मैं आराम से सो सकूंगा। उसके बाद कमला जी को सोनू अपने कमरे में ले जाता है और फिर सोनू कहता है, अभी माँ पापा के उठने में काफी समय है तो आप आराम से पूरी बात मुझे बताइए। सोनू, जब तक तेरे दादा जिंदा थे मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई, मेरी तबीयत, खाना पानी
सब वो देख लेते थे। कभी कभी मैं बीमार होती थी तो मेरा हर काम वही कर दिया करते थे, पर जैसे ही वह स्वर्ग सिधारे मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, जिससे मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, तो मैं तन से भी अस्वस्थ रहने लगी। बस यहीं से मेरे बुरे दिन भी शुरू हो गए। रविशंकर और नीतू तो कहने को मेरे बच्चे हैं, पर इन दोनों ने मेरे दुख में मेरा साथ देने के बजाय मुझे तो जैसे इंसान ही नहीं समझा। मुझसे पूरे घर का काम करवाते, बदले में सूखी रोटी, बचे हुए बासी खाना मिल जाता था। शुरुआत में तो मुझे ये सारे काम करने में काफी समय लग जाता। अरे बेटा, बूढ़ी हो गई हो तो शरीर भी साथ नहीं देता। जो काम समय पर खत्म नहीं कर पाती तो इस पर नीतू मुझे काम खत्म ना होने तक खाना भी नहीं देती। एक बार की बात है बेटा, सुबह से दोपहर हो गई, नीतू ने मुझे तब तक खाना नहीं दिया। मैंने जब पूछा, बहू खाना अभी तक क्यों नहीं दिया? बहुत भूख लगी है, खाना अब तो दे दो। जिस पर बहू ने कहा, कल से आपने पूरा काम खत्म नहीं किया है, अब खाना तभी मिलेगा जब आप पूरा काम खत्म करेंगी। रोज रोज काम को लेकर बोलना पसंद नहीं है। जिस दिन काम नहीं उस दिन खाना भी नहीं। फिर मैंने उससे कहा, बहू तुम्हें तो पता ही है कल मैं बीमार थी, तुम लोगों को तो बस काम से मतलब है, ये नहीं कि मैं बीमार हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अभी ने इतना ही कहा था कि तेरे बाप का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने अपने हाथ के चाय के कप को मेरे सर पर दे मारा, जिससे मेरा सर फट गया और खून भी बहने लगा। उन्हें लगा कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए आनन फानन में सरकारी अस्पताल ले गए और टाके दिलवा कर ले आए। फिर तो यह आए दिन होने लगा, कभी कप तो कभी गिलास तो कभी बेलन, चिमटा या थाली भी। पर इतनी मार और टाके लेकर भी जिंदा हूँ। पता नहीं किस जन्म के कर्म भोग रही हूँ बेटा। जब तू आने वाला था तो मुझे साफ साफ कह दिया गया कि तेरे सामने कोई काम न करूं, और जो तुझे कुछ भी पता चला तो न जाने अब क्या फूट जाएगा मेरे सिर पर तूने जब मुझसे बुखार में सुबह उठने से मना कर दिया तो तेरी माँ ने कहा कि 3 बजे तू नहीं उठेगा, इसलिए सुबह के सारे काम मुझे 3 से 4 बजे उठकर ही कर लेना है, फिर वापस जाकर सोने का नाटक करना है। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कमलावती जी यह सब कहते कहते फुट फुट कर रो पड़ी। पर दादी, आप इतना सब क्यों सह रही हैं? आपका घर है, आप चाहती तो इन्हें निकाल देती और घर के बाकी हिस्सों को किराए पर चढ़ाकर अपना गुजारा करती। सोनू ने कहा, सोनू, यह घर मेरे नाम पर था। तेरे पापा ने तेरे दादा के मरने के बाद ही उनकी कोई बीमा के पेपर है बोलकर धोखे से मेरे हस्ताक्षर करवा लिए, जो कि इस घर के कागजात थे। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाती? कोर्ट कचहरी, जो मुझे समझ नहीं आता, इसलिए लाचारी में यह सब सहन कर रही हूँ। और अब मेरी जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं, वो भी ऐसे ही गुजर जाएंगी। कमला जी ने कहा, दादी, आपकी जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं पर उसे अच्छे से बिताने पर अधिकार सबका है। बच्चों के एक चोट पर माता पिता कैसे बिलख जाते हैं, और वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को ऐसा चोट पहुंचा रहे हैं। दादी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ, सूद समेत उनका बेटा उन्हें वापस करेगा। आप बस मेरे कहे मुताबिक चलेंगी और अभी चुपचाप मेरे कमरे में सो जाइए कंबल को ओढ़कर। जब तक मैं न कहूँ आप मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। सोनू ने कहा, पर बेटा अभी झाड़ू बाकी है। अब जो बहू ने देखा कपड़े भी नहीं धुले हैं, काम पूरा नहीं हुआ है। कमला जी ने अपनी बात पूरी खत्म भी नहीं की कि उससे पहले सोनू कहता है, बस जितना मैंने कहा है वह कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर जब नीतू उठकर देखती है सिर्फ बर्तन धुले हैं, ना ही कपड़े धुले हैं और ना ही झाड़ू लगे हैं, वह दौड़कर कमला जी के कमरे में जाती है जहाँ सोनू कंबल ओढ़े सोया था। नीतू गुस्से में उनके ऊपर पानी डालकर कहती है, प्रिया, कहा था ना तुझे 3 बजे उठकर सारा काम खत्म कर लेना। लो, अब भी सोए रहो। बुखार था ना, अब जब तेरा बेटा तेरे बुखार को दर्द में बदल देगा तब ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। उठ, सुना नहीं क्या? फिर नीतू जैसे ही कंबल खींचती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। और फिर सोनू अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, पापा को भी बुला लो ताकि दादी के बुखार को वह दर्द में कैसे बदल सके, मैं भी तो देखो। छी छी माँ, आप लोग से बात करने में भी मुझे घिन आ रही है।
पीछे से रविशंकर बोलता हुआ आता है, अरे नीतू, अब क्या कर दिया इस बुड्ढी ने, इतना शोर क्यों मचा रही हो सुबह सुबह। फिर जब वो भी अंदर आता है, सोनू को कमलावती की जगह पर देखकर खामोश हो जाता है। आइए पापा, यहाँ जिस बुड्ढी को ढूंढने आप आए हैं वह तो नहीं है, पर मेरा बूढ़ा पिता जरूर है। अब से मैं भी आपको बुढ़ा ही बुलाऊंगा। बहुत अत्याचार कर लिया आपने मेरी दादी पर, अब वह मेरे साथ रहेंगी। अब आप लोगों के ना तो कोई माँ है और ना ही कोई बेटा, और मुझे कॉल करने की भी कभी कोशिश मत करना। पापा, आपके हाथ एक बार को भी नहीं कांपे अपने ही माँ के सर फोड़ने से पहले। मुझे सब पता चल गया है और इसलिए मैंने तय किया है कि अब अपनी दादी को साथ ले जाऊंगा। रहिए आप लोग इस घर में अकेले। लेकिन इस तरह से आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर हर कोई अपने माता पिता को ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। नीतू कहती है, कैसी बातें करता है, इस बुढ़िया के लिए तू अपने माँ बाप को जेल भेजेगा? क्यों माँ, तुम मेरी माँ हो तो ये कौन है? ये तो आपसे भी ऊपर है, मेरे पिता की माँ, मेरी दादी है। इन्होंने तो मुझे पाला है, मेरी मालिश की है। आपने तो मुझे जन्म दिया, बस उसके बाद मेरी परवरिश तो दादी ने ही किया है। फिर मैं मेरी दादी की ऐसी हालत करने वालों को कैसे छोड़ सकता हूँ? आप लोगों को तो आपकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और सोनू कहता है, सर ये दोनों मेरे दादी को रोज मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे। यह रहा आज का वीडियो जहाँ यह मुझे दादी समझकर उन पर ठंडा पानी डाल रहे हैं, और इन्होंने धोखे से यह घर भी दादी से छीन लिया है, उसका भी मुकदमा चलाना है मुझे। फिर जैसे ही पुलिस नीतू और रविशंकर को गिरफ्तार करने जाती है, दोनों भागकर कमला जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, माँ हमें माफ कर दीजिए, अब से हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन कमलावती जी बड़े ही प्यार से अपने बेटे और बहू को जवाब देती है, मैं कौन होती हूँ तुम लोगों को माफ करने वाली? मैंने तो तुम पर कोई केस नहीं किया, ना ही पुलिस को बुलाया है। तुम लोग मेरे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे थे उसको ही अपनी किस्मत मैंने समझ लिया था। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जिससे मेरी अपनी औलाद ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे ऊपर अत्याचार किया। मैंने तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, पर तुम लोग अपने भविष्य के बारे में सोचो, कहीं तुम लोगों का भविष्य मेरे आज से भी दर्दनाक ना हो। अपनी सास से ऐसा जवाब पाकर नीतू तिलमिला जाती है और कहती है, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा श्राप देने की? अपनी हद में रह, वरना क्या बहू रानी, वरना क्या मुझे मारोगी या घर से निकालोगी? हिम्मत है तो अब इस समय जरा हाथ लगा कर दिखाना। अपनी माँ के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर सोनू के माता पिता एक शब्द और कुछ बोल न पाए। फिर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। तपनू ने अपने माता पिता को 2-2 साल की सजा दिलवाई और अपनी दादी को उनका घर भी वापस करवाया। सोनू बोला, दादी जी अब आप आराम से रह सकती है, पर इस उम्र में अकेले आप कैसे रहेंगी? इसीलिए आप मेरे साथ चलिए, वहाँ आप मेरे साथ रहना। नहीं सोनू बेटा, जब यह बूढ़ी हड्डियाँ इतना मार सह सकती है तो झाड़ू पोछा कर सकती है तो अकेले भी रह सकती है। मुझे अपनी आज़ादी महसूस करने दे। अब से मैं चैन और सुकून से रहूंगी और जो मन करेगा सो खाऊंगी। कमला जी एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लगी, जिसे देख सोनू की आंखों में आंसू आ गया। सोनू ने कमला जी के लिए एक सहायिका रख दी ताकि वो 24 घंटे दादी जी के साथ रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। यहाँ तक कि महीने में 2 बार सोनू उनसे मिलकर जाता। नीतू और रविशंकर जेल से छूटकर दोबारा अपनी माँ से माफी मांगने पहुँचे तो कमलावती जी ने उन्हें माफ नहीं किया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि आज से मेरा बेटा और बहू मेरे लिए मर चुके हैं। दोनों वहां से सर झुकाए चले गए और दर दर की ठोकरें खाते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहे। बाय बाय।